आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मेंटेनेंस की। और मेंटेनेंस की जब बात हो ही रही है तो बात कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की। क्योंकि पत्नी एक साथ पति के ऊपर 1, 2 या 3 केस मेंटेनेंस के कर देती है और पति के सामने एक बड़ी चुनौती आ जाती है कि उसे ये तीनों ही केस फाइट करना पड़ते हैं। अगर इन तीनों केसेस में से कोई एक केस भी वो छोड़ दे तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी आदेश हो जाता है और एक्स पार्टी आदेश होने की वजह से कई बार मेंटेनेंस पति की इनकम से कई गुना ज्यादा तक बन जाता है और जिसकी वजह से उसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और उस आदेश को रद्द करवाने तक उसके सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी रहती है वसूली की। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट के जजमेंट्स क्या कहते हैं और कानून क्या कहता है, ये सारी जानकारी आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको मिलने वाली है। किसी भी एक्ट के अंतर्गत आपके ऊपर केस आया हो, किसी भी सेक्शन में आपके ऊपर केस आया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि नियम क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, हाई कोर्ट क्या कहती है, ट्रायल कोर्ट क्या कहती है, यानी कि दिशा निर्देश क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। जय जिनेंद्र, मैं क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जब भी आपके ऊपर एक से अधिक केसेस आ जाएं तो सबसे पहले प्रयास करिए कि इन केसेस को क्लब करवा लीजिए। ऐसा हो सकता है कि आपके सारे केसेस एक ही न्यायालय में एक ही न्यायाधीश के पास पहुंच जाए। मान लीजिए पत्नी ने वहीं पर सीआरपीसी 125 करके रखा जो अब बीएनएसएस 144 हो गया है। पत्नी ने दूसरी तरफ वहां डोमेस्टिक वायलेंस करके रखा हुआ है। अब आप यहां पर एक कोर्ट में जाते हैं, वहां पर एक केस के लिए, दूसरी कोर्ट में जाते हैं दूसरे केस के लिए। ऐसा हो सकता है कि आप इन दोनों केसेस को एक साथ क्लब करवा सकते हैं। इसके लिए पहले सीआरपीसी की धारा 410 का प्रयोग होता था, अब ये नंबर बदल चुका है बीएनएस में। अब नंबर बदल के आवेदन प्रस्तुत करके कोशिश करिए ये दोनों केस एक साथ क्लब हो जाए। कभी कभी ऐसा नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली निवेदन करने पर भी न्यायालय दोनों केसेस को एक साथ क्लब करने के आदेश कर देती है। तो दोनों केसेस को एक साथ क्लब करेंगे तो एक साथ सुने जाएंगे, इसलिए इस केस में किसी केस में एक्स पार्टी होने की संभावना नहीं रहेगी क्योंकि दोनों केसेस आपके एक साथ सुने जा रहे हैं और आप उसमें उपस्थित हो रहे हैं। और अगर कोई तीसरा केस भी है उस कोर्ट में तो आप वहां का केस भी वहीं पर आप एक साथ क्लब करवा सकते हैं। इसके अलावा अब आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आप जो दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं वो सही हो, ओरिजिनल हो, कोई भी उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सबूत के तौर पर हम कई प्रकार के दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं, जैसे अपना बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में किसी प्रकार की काट छांट आपको नहीं करनी है और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश ये कहते हैं कि दोनों पक्षों को बैंक स्टेटमेंट पिछले 3 साल का देना है। तो आपको जब अपने पिछले 3 साल की कमाई का ब्यौरा देना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि भैया आपको अपने खर्चों की जानकारी भी देना है। ये 3 साल की भलाई मत दो लेकिन प्रेजेंट की तो दो। 3 साल की आप अपनी इनकम की जानकारी कोर्ट को दे रहे हैं तो अभी की आपके खर्चे कितने हैं ये भी आपको देना है, आपकी जिम्मेदारियां कितनी हैं वो भी आपको देना है और आपका संपत्तियां कितनी हैं वो भी आपको कोर्ट में देना है। तो मेंटेनेंस के केस में सबसे पहले आपको जवाब फाइल करने के बाद तत्काल अपना बैंक स्टेटमेंट, एफिडेविट, साथ में अपने खर्चे की लिस्ट, साथ में कितनी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि लोन कितना भरना है आपको, आपके माता पिता हैं, परिवार में भाई बहन है, उनकी शादी करना है, उनकी बीमारी है, किसी का ऑपरेशन करवाना है या XYZ कौन सा अगला खर्चा है, वो सारी डिटेल आपको लिख के देनी है विथ एविडेंस। इसके अलावा आपके खर्चे कितने हैं, जैसे नल का बिल है, बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, राशन का है, आपके जो भी जिस तरीके के आपके खर्चे हैं, आपके घर में काम करने वाले लोग आते हैं, यानी एविडेंस दिखे कि कोर्ट आपकी बात को सही माने। जैसे बैंक स्टेटमेंट में लिखा कि आपके पास में 100 रुपया है तो ये आपकी इनकम दिख रही ना, आपने बिजनेस किया तो 100 रुपए का बिजनेस दिख रहा ना, ये कोर्ट को प्रूफ हो रहा ना कि भाई आपके पास प्रूफ है इस बात का। तो ऐसा ही प्रूफ आपको देना कि मैंने 3000 रुपए बर्तन वाली बाई को दिए, तो आप उसके या तो ऑनलाइन कर दो या फिर आप 3000 रुपए निकाल के दे दो। तो दिखना चाहिए कि आपके बैंक से पैसा निकला है और आपने किसी को दिया है। आपने अपने राशन वाले को पैसा दिया, कोशिश करो उसको ऑनलाइन दे दो, चेक दे दो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दो, ना हो तो उससे बिल ले लो और उसमें लगा दो साहब राशन मेरा इतना है। अब वकील साहब की फीस है, कोशिश करो ऑनलाइन दे दो या फिर आप एक एवरेज लिख दो कि भाई मेरे ऊपर इतने केसेस हैं और हर महीने मुझे वकील साहब को एक केस में इतना पैसा देना पड़ता है फीस के तौर पर, तो इतना पैसा मेरा लग गया। अब रही बात इसकी कि भाई पत्नी ने आपके ऊपर केस किए हैं तो आपको हर पेशी पे जाना पड़ता है, तो आने का, जाने का, खाने का, रुकने का ये खर्चा भी आपका लगेगा और जिस दिन आप छुट्टी लेंगे उस दिन का आपका खर्चा भी हुआ, तो छुट्टी का खर्चा भी डालो, वो भी डालो और जितना आपका खर्च हो रहा है उसके कोशिश करो कि सारे बिल ले लो। भाई जाओगे आओगे आपको टिकट मिल जाएगी,
बस की, ट्रेन की, जो भी होगी। आप कहीं रुकोगे लॉज में, उसका बिल ले लेना, कहीं खाना खाओगे उसे ऑनलाइन पेमेंट कर देना, ये सारी चीजें आपके पास होंगी, ये आपके एक्सपेंसेस में कंसीडर की जाएंगी। क्योंकि इन खर्चों को कोर्ट ये नहीं कह सकते कि आप मत करो। अगर कोर्ट कहे मत करो तो बोलना साहब फिर घूम के रहें, छोड़ दो, आप नहीं आए कोर्ट में, छोड़ दो। आप बोलो भाई ट्रेन का खर्चा मत करो, तो भाई नहीं आते हैं, कैसे आएंगे, पैदल थोड़ी आ पाएंगे इतनी दूर। तो ये सारे वो खर्चे जिसे कोर्ट डिनाई नहीं करेगी, और आपकी जो पैसा इनकम है, उस इनकम में से इन खर्चों को काटने के बाद फिर कोर्ट तय करेगी कि भाई अब इतना बचा, इतने में से पत्नी को अब क्या देना है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट आया था, और इसी जजमेंट ने पूरे भारत में एक गाइडलाइंस जारी की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा था कि पति और पत्नी दोनों को अपने खर्चे दिखाने हैं। भाई पत्नी से ही पूछा कि तुम्हारे खर्चे कितने हैं, तुम भी तो बताओ। नहीं तो पहुंच गए कोर्ट में, मेरे को लिपस्टिक के लिए 1 लाख चाहिए, चप्पल के लिए 2 लाख रुपए चाहिए, तो कोर्ट कहती खुद कमा लो, खुद ले लो। भाई आपको किस लिए चाहिए बताओ तो ये चीजें यहां पर कहा कि भाई पत्नी भी अपने खर्चे बताए, पति भी अपने खर्चे बताए। अगर कोई लोन लिया, अब पत्नी के पास में उसको कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसने क्या किया, लोन ले लिया और अपना खर्च चला रहे, तो वो दिखा सकती है कि साहब देखो मैंने इसलिए लोन लिया। खैर आमतौर पर पत्नी को लोन मिलता नहीं है, क्योंकि कोई भी बैंक ऐसे आदमी को लोन नहीं देती जिसकी कोई इनकम ना हो, आमतौर पर तो नहीं देती है। तो पति के पास में कई सोर्स रहते हैं इनकम के, वो लोन ले लेता है, तो उसकी लोन की जो ईएमआई जाएगी वो उसकी इनकम में से कट जाएगी। अब उसके घर में जो जितने लोग हैं उनका खाना पीना राशन पानी, तो पत्नी का भी खाना पीना राशन पानी अपनी लिस्ट बना के दे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें देखा जाएगा कि पत्नी की खर्चे कितने हैं, पति के खर्चे कितने हैं, पति की इनकम कितनी है, सारी इनकम में से सारे खर्चों को काटा जाएगा। फिर उसमें से बचे वाले भाग में से पत्नी के खर्चों को देखा जाएगा, कौन से रखना कौन से काटना है, और फिर उसके बाद तय किया जाएगा भरण पोषण, और फिर पत्नी को भरण पोषण दिया जाएगा। नंबर 3, अगर पत्नी की किसी भी प्रकार की कोई इनकम है या फिर कोई ऐसी योग्यता है कि जिसके अंतर्गत वो पैसा कमा सकती है, या फिर पत्नी एडल्ट्री में है, जारता की स्थिति में, या उसने आपके साथ में किसी भी प्रकार की क्रूरल्टी की है, तो इसका सबूत आपको कोर्ट के समक्ष रखना होगा। या फिर बिना किसी कारण के अलग रह रही है, तो इसका सबूत भी आपको ही कोर्ट के समक्ष रखना है। सबूतों के साथ कमा रही है पत्नी, तो भैया उसका तो आपके पास बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, बैंक का नाम, किस स्थान पर बैंक है, तो कोर्ट को दे दीजिए, कोर्ट खुद ये सारी जानकारी बुलवा लेगी। अगर पत्नी कमा रही है, कहीं जॉब कर रही है, तो आप वहां पर आरटीआई लगाइए, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे किसी दुकान वाले के यहाँ काम कर रही हो, चाहे कहीं कर रही हो, आप आरटीआई लगाइए। आपको मांगने का अधिकार है, उनको देना पड़ेगा। अगर आपको आरटीआई के जजमेंट चाहिए तो वो हम दे देंगे आपको, तो आपको प्राइवेट सेक्टर से भी मिल जाएगी आरटीआई से जानकारी। इसके अलावा पत्नी की कोई योग्यता है, यानी कि डांसिंग, शिक्षा, उसका एजुकेशन क्या है, डांस क्लास चलाती है, या फिर कोई मिमिक्री करती है, कोई कॉमेडी करती है, पूर्णतः स्वस्थ है, अपने लिए कमा सकती है, रंगोली, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई क्या करती है, ब्यूटी पार्लर, ये सारी चीजें कोर्ट कंसीडर करती है। कई केसेस में देखा गया ब्यूटी पार्लर कोर्ट ने कंसीडर किया कि हाँ पत्नी कमाती है, सिलाई कढ़ाई बुनाई कोर्ट ने कंसीडर किया कि हाँ कमाती है, और कि भैया टीचर है या फिर ट्यूशन पढ़ाती है, कोर्ट ने कहा कंसीडर करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा गया कि पत्नी डांस सिखाती है, कोर्ट ने कहा कंसीडर करते हैं। यानी कि कोई पत्नी के पास ऐसी हुनर हो, एजुकेशन हो, या फिर उसके पास में परमानेंट आय के साधन हो, यानी जॉब कर रही है, तो ये सबूत भी आपको ही कोर्ट के समक्ष रखना होता है। तो कोर्ट क्या करती है कि पत्नी की इनकम को देखती है, क्या जो कमा रही है वो उसके लिए पर्याप्त है, तो फिर पति से भरण पोषण नहीं दिलाया जाता है। अगर ये देखा जाता है पति का बहुत पैसा है और पति ही यहाँ पर गलत है और पत्नी पर्याप्त कमा रही, तो भी फिर लग्जरियस लाइफ स्टाइल के लिए पत्नी को पैसा दिलाया जाता है। अगर ये देखा जाता है कि पत्नी गलत है और उसके पास कोई आय का जरिया नहीं, वो कमा नहीं सकती है, तो इन परिस्थितियों में भी पति से एक मिनिमम राशि दिलाई जा सकती है। और अगर ये देखा जाता है कि पत्नी कम कमा रही है, इतना उसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो फिर पति से कुछ पैसा और दिला दिया जाता है। और अगर ये देखा जाता है कि पत्नी अडल्ट्री की स्थिति में है, जारता की स्थिति में है, तो फिर यहाँ पर एक पैसा पत्नी को नहीं दिया जाता है। इस तरीके के जजमेंट्स अलग अलग देखने को मिलते हैं अलग अलग केसेस में। बस आप अपने केस में पक्ष कैसा रखते हैं डिपेंड इस पर करता है, सबूत कौन से रखते हैं डिपेंड इस पर करता है। हाँ एक बात और, 3 में से जैसे पत्नी ने 2 या 3 केस किए, तो किसी भी एक केस में कोर्ट ने अगर कोई मेंटेनेंस का यानी एंट्री में फाइनल कोई भी आदेश कर दिया है, तो आप जो दूसरा केस है मेंटेनेंस का 1, 2 जो भी हो, उन सभी केसेस में आपको ये सर्टिफाई कॉपी लगानी है इस प्रूफ के साथ कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो स्टे में है या फिर हम उसकी भरपाई कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। इस प्रूफ के साथ आपको उसकी सर्टिफाई कॉपी लगाना है। ध्यान रहे कोर्ट में जो भी दस्तावेज दें ओरिजिनल दें, फोटोकॉपी सामने वाला व्यक्ति अगर मना कर दे तो कोर्ट उसे रिजेक्ट कर देगी, यानी मार्क तो हो जाएगा, वो एग्जिबिट नहीं होगा, यानी उसे सबूत नहीं माना जाएगा। कोई डिजिटल एविडेंस है तो उसे प्रमाण पत्र के साथ दें और साथ में उसे फॉरेंसिक लैब भिजवाएं। अगर सामने वाला व्यक्ति ने रिजेक्ट कर दिया
मना कर दिया मैं नहीं इसको मानता, तो कोर्ट रिजेक्ट कर देगी। इसलिए उसको सही तरीके से दें और वेरीफाई करवा लें, ताकि उसे सामने वाला व्यक्ति डिनाई करे तो भी कोर्ट उसकी एक ना सुने। जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। आज के लिए नहीं, नमस्कार।